चलिए, आज हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस करा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। इसके पहले हमने मगध साम्राज्य पे कौन सी डायनेस्टी का रूल हुआ था। एक तो बृहद्रथ वंश का हुआ था, ठीक है, बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ था, ठीक है। इसने बृहद्रथ ने ही अपने नाम पे बृहद्रथ वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। फिर इसके बाद आया था हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी में कौन सा था? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है। देन इसका शिशुनाग डायनेस्टी आता है। शिशुनाग ने खुद के नाम पे शिशुनाग डायनेस्टी स्थापित की थी। शिशुनाग हो गया और कालाशोक आया। देन इसके बाद नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी में कौन कौन था? महापद्मनंद और धनानंद। धनानंद को ही हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता स्थापित करी थी चाणक्य की सहायता से। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर ली थी। सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। आज का हमारा टॉपिक है, अब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में भी वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो किसकी सहायता से? चाणक्य के द्वारा ही। चाणक्य ही इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता करते हैं उसमें मगध पे अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, क्योंकि चाणक्य का ही अपमान करके धनानंद ने उसको अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य जो एक भारत का सबसे पहला और सबसे विशाल साम्राज्य था, जिसने बिखरे हुए राज्य और गणराज्य को एक केंद्रीकृत राजनीतिक इकाई के रूप में एकीकृत किया, ठीक है। एक विशाल भूभाग पर शासन किया। इसने न केवल एक विशाल भूभाग पर शासन किया, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना की नींव भी रखी, ठीक है। आपको ये सारे जितने भी कीवर्ड्स है ना, आपको ये याद रखने हैं और आपको अपने आंसर्स में इसको इनकलकेट करना है, तभी आपका आंसर इनरिच होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमें चलो ठीक है, मौर्य साम्राज्य था, इससे चंद्रगुप्त मौर्य था, तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा ना कि हाँ, जो इतिहास में घटना घटी है तो उसके पीछे मतलब हमें कहाँ से पता चलेगा। तो इसके बारे में कुछ स्रोत है। कौन कौन से स्रोत है? पहला क्या है हमारा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा हुआ? कौटिल्य के पीवाईक्यू में आ चुका है। तो इस अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है? ये राजनीतिक शासन कला और सैन्य रणनीति पे एक विस्तृत विवेचना प्रस्तुत करता है, ठीक है, मौर्य प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में, कि वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ पर गवर्नेंस कैसा चला था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, जितना भी पॉलिटिकल के में जितना भी सब कुछ आता है ना, वो सारा अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, मगर इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से ये रिलेटेड है। फिर दूसरा आता है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत था। इसके द्वारा ही मौर्यकालीन समाज प्रशासन और विशेष रूप से उसने राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में ज्यादा विवरण प्रस्तुत करा था, ठीक है। और उसने अपनी मेगास्थनीज की अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या बोलता? पालीब्रोथा करके बोला है, पालीब्रोथा बोला है पाटलिपुत्र को, जो उसकी राजधानी थी। फिर विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, उसने क्या बताया? चंद्रगुप्त की जो कूटनीति थी ना, सत्ता को स्थापित करने में, चाणक्य की कूटनीति थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता पे स्थापित करने के लिए कौन कौन सी कूटनीति का उसने प्रयोग करा, कैसे क्या क्या करा, उसके बारे में इसका नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत किया गया है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, जितना भी लाइंस लिखा हुआ है। फिर अशोक के अभिलेख थे ना, जैसे आपने पढ़ा होगा, अशोक के अभिलेख थे, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। तो उसमें उसने क्या करा था? अपने जितने भी उसके जो भी विचार से ना, पत्थरों पे वो गुदवा देता था। तो उससे उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि पत्थर तो अभी भी है। जब आप जाते, जैसे राजघाट पे जाते हैं, वहां पर राजघाट में पत्थर लगे हुए ना, उस पर गुदे हुए सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही अशोक ने अपने कार्य में करा। तो मैंने आपको बता दिया कि नंदवंश के धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य में अपनी स्थापना करी, ठीक है। सबसे प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से ही उसको इतना विद्वान, इतना काबिल, इतनी योग्यता बनाया गया। हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है, चंद्रगुप्त मतलब मौर्य साम्राज्य की, ठीक है, जो एक विशाल भूभाग पे इसकी शासन ये करता है, ठीक है। राजनीतिक एकता स्थापित कर एक महान विजेता के रूप में, एक कुशल प्रशासक भी जाना जाता है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, जाना जाता है। विशाल साम्राज्य की नींव इसने रखी, मगर किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कौन था? चाणक्य उसका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, प्रमुख सलाहकार, ठीक है। चाणक्य को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पूछ सकता है पीवाईक्यू में, ठीक है। और जो चाणक्य की जो कूटनीति थी, वो बहुत ही प्रतिभा और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान था चाणक्य की कूटनीति के द्वारा ही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ?
एक दो पॉइंट और हैं, जैसे चाणक्य को मेकावली भारत भी बोला था, ठीक है, मेकावली मेकियावेली भारत का किसको बोला जाता है, चाणक्य को बोला जाता है, ठीक है। चाणक्य की तक्षशिला में पहले चाणक्य तक्षशिला में निवास करता था, मगर परंतु जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय उसने मगध में अपना बिताया, ठीक है, मगध में बिठाया। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, प्रमुख सलाहकार था, प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो क्वेश्चन 71 बीपीएससी में आया था कि चाणक्य कहाँ से था, तक्षशिला से था कि कहाँ से था, आप उठाएंगे पीवाईक्यू तो आपको आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद क्या हुआ, हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या हुआ था, 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, 305, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में मगध पे सिकंदर का आक्रमण होता है। सेल्यूकस निकेटर वो करता है, आक्रमण करता है मगध पे, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में। तो सेल्यूकस का वो आक्रमण होता है। फिर इस समय मगध पे जो शासन चल रहा था वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। तो जीत हो जाती है, तो जीत होने के बाद तो जो सेल्यूकस निकेटर होता है ना, वो चंद्रगुप्त की प्रतिभा से बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। तो अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव रखता है चंद्रगुप्त मौर्य से कि तो वो चंद्रगुप्त मौर्य वो विवाह का प्रस्ताव क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्ट करने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को चार जो एरिया होता है, चार राज्य, वो जो क्षेत्र होते हैं उसको उसने दहेज में दिया या उपहार में दिया, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हेरात हो गया, कंधार हो गया, काबुल हो गया, मकरान हो गया। ये तो आज के नाम है, मगर पहले जिस नाम से इसको जाना जाता था ना, यही नाम आ सकते हैं। एरिया हो गया, अराकोसिया हो गया, पेरिनिसडाई हो गया और जेड्रोसिया हो गया। ये चार नाम, मतलब ये चार उसको क्षेत्र उसको दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके मतलब उपहार में अपने मतलब सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे, जो एक सैन्य संपत्ति का महत्वपूर्ण उदाहरण या प्रतीक के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है। फिर मैंने बता दिया वैवाहिक संबंध रखा था। फिर इस घटना मतलब इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, तो इससे क्या हुआ, इस घटना का परिणाम क्या लिखा, जो पश्चिमी सीमा थी, जो भारत की, जो जैसे ये पश्चिमी सीमा है ना भारत की, ये हमारी स्ट्रांग होगी, मतलब मजबूत हो गया। अब यहाँ से हमें खतरा नहीं है कि कोई भी यूनानी आए, कोई भी अरबी आए, तुर्की आए, कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सुरक्षित हो गई। दोनों के बीच में सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हो गए, राजनीतिक तो हुए थे और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हो गए। तो ठीक है, तो चंद्रगुप्त को एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का अवसर भी मिला, ठीक है, इसके द्वारा। और राजधानी तो इसकी क्या थी, पाटलिपुत्र था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य। चलो ये तो हो गया मौर्य प्रशासन कैसे चलता था, उसकी संरचना कैसे थी, उसके संगठन कैसे थे, तो इसके बारे में हमें यह पढ़ना है। तो एक दो बातें और मैं बता दूं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहता है, मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। मुक्तिदाता क्यों बोला जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता के रूप में इसलिए बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पश्चिमी सीमाएं थी ना, पश्चिमी सीमा से जो भी यूनानी आक्रमण होते तो उससे मुक्ति दिला दी हमेशा के लिए, क्योंकि उसके साथ उसका संबंध स्थापित हो गया था। तो अब तो कोई अपने दामाद पे कोई आक्रमण करेगा नहीं, तो इसलिए इसको मुक्तिदाता कहा जाता था, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब मौर्य प्रशासन और समाज और संरचना और संगठन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या था, आधुनिक पटना के पास कुम्हार में ये पाटलिपुत्र है, ठीक है, उस टाइम का पाते। और यूनानी राजदूत मेगिस्तीनियस ने अपनी पुस्तिका इंडिका के में पाटलिपुत्र का विवरण भी प्रस्तुत करा, ठीक है, उसमें बताया गया है। मैंने बताया ना, उसने पालीभ्रोथा करके पाटलिपुत्र को उसने बोला है। तो उसने बताया कि जो भी वहां से प्रशासन होता था पाटलिपुत्र का, तो वो कैसे चलता था, तो उसके बारे में उसने विवेचना दी है। क्या है, शहर का प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था, ठीक है, 6 समिति द्वारा संचालित होता था। और जो 6 समिति थी उसमें 6 समिति में 5 सदस्य होते थे, और हर सदस्य का कार्य अलग अलग होता है, हर कोई अपने डिपार्टमेंट के लिए जवाबदेही होता था। जैसे आज आप जैसे मंत्रिमंडल होता है, तो हर किसी का डिपार्टमेंट अलग मिलता है, खेल का डिपार्टमेंट अलग होगा, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो आज से आप इसको लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद टोटल 30 सदस्यों का बोर्ड होता था, वो पूरे शहर का प्रबंध मतलब उसका गवर्नेंस पूरा ये देखता था। इसके साथ साथ क्या है, इंडिका में ही बताया गया है, इंडिका में 7 जातियों का भी उल्लेख मिलता है, 7 जाति है, ठीक है, 7 जातियों का भी उल्लेख मिलता है। 7 जाति, वो 7 जाति कौन सी है, दार्शनिक, पार्षद के बाद होगा किसान और चारवाहा, चरवाहे, सैन्य को बोलेंगे, सैनिक भी बोलेंगे, ठीक है, सैन्य या सैनिक, ठीक है। और पर्यवेक्षक मतलब जो निगरानी करता है, पर्यवेक्षक,
ठीक है, पर्यवेक्षक हो गया, पर्यवेक्षक हो गया, जो भी जो निगरानी करता है। ठीक है, आपको ऐसे ही अपने वर्ड्स को हिंदी में लिखना पड़ेगा, तभी आपके नंबर इनकैलकुलेट होंगे, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजमहल था ना, उसके बारे में मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसके बारे में भी उसने बताया गया है कि उसकी जो उसका जो राजमहल था, उसको राजमहल को राजप्रसाद के नाम से जाना जाता था। राजप्रसाद, राजप्रसाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये राजप्रसाद मौर्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, मतलब सबसे बहुत ही ज्यादा उदाहरण है मौर्य कला का। तो जब आप मौर्य कला के मेंस का आंसर लिखेंगे तो आप इसको इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है, जो उसका राजमहल था वो पाटलिपुत्र में था। ठीक है, अपनी भव्यता के लिए विख्यात था। श्रोते के अनुसार ये मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, लकड़ी का ये बना हुआ था। और इसको चीनी यात्री जब 700 वर्ष बाद जो चीनी यात्री आता है तो उसको देखता है तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, तो बोलता है ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि ये देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया है। इसकी क्यों बताया गया, क्योंकि ये असाधारण भव्यता को प्रमाणित करता है। मतलब जो इसकी इतना खूबसूरत था कि मतलब उसने कभी इमेजिन नहीं करा था कि इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने बताया इसकी लकड़ी, इसके फर्श और फर्श तथा छत, इसके फर्श और छत किसके, लकड़ी के बने थे। ठीक है, लकड़ी के बने थे। और इसका स्तंभ, जो इसका स्तंभ होता है ना, जैसे हम घर बनाते तो 4 स्तंभ ऐसे करके, जो इसका स्तंभ होता है वो स्तंभ इसका लाल बलुआ पत्थर से बना था, लाल बलुआ पत्थर से बना था। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई 140 फुट थी, और चौड़ाई थी इसकी 120 फुट थी। ठीक है, कम से कम इसमें 84 स्तंभ प्राप्त हुए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा, मतलब, और 84 जो भी स्तंभ होते हैं ना, उस स्तंभ पे ना एक कॉप पॉलिश होती है, एक पॉलिश होती है, बहुत चमकदार कॉप पॉलिश होती है, तो वो करी जाती थी। तो इस प्रकार से इसका जो राजमहल था, राजमहल को राजप्रसाद भी बोला जाता, इतना भव्य था। तो फाहियान ने तो उसको मानव निर्मित नहीं, देव निर्मित बताया। और वही जो एरियन था ना, एरियन ये भी एक फॉरनर ही है। ठीक है, एरियन जो कहा था, सूसा शहर से इसकी, सूसा शहर कहाँ है, अजरबैजान में, अजरबैजान, एक मिनट, एरियन ने सूसा शहर कहा था, अजरबैजान में। ठीक है, अजरबैजान में सूसा शहर था। ठीक है, तो इससे तुलना करिए राजप्रसाद की, मतलब सूसा शहर जो अजरबैजान में है उससे इसकी राजप्रसाद की तुलना की है किसने, एरियन ने। तो इतना भव्य ये था। ठीक है, ये मैंने बता दिया मैंने। ठीक है, मौर्य प्रशासन का सैद्धांतिक आधार चाणक्य का रचित मतलब जो भी प्रशासन होता था, क्योंकि जो भी इसका प्रधान था, प्रधानमंत्री या सलाहकार था, वो चाणक्य था, और चाणक्य जैसा इसका गाइड करता तो उस हिसाब से ये वो उसका चंद्रगुप्त मौर्य का सारा प्रशासन चलता था, जो उसकी अर्थशास्त्र में मिलता है। ये केवल राजनीति पर ही नहीं है, बल्कि ये अर्थशास्त्र, सैन्य, रणनीतिक, कानून, प्रशासन सभी पहलों पे एक मार्गदर्शन करते था। ठीक है, एक मजबूत और कुशल नौकरशाही, प्रभावी कर प्रणाली, व्यापक जासूसी नेटवर्क के महत्वपूर्ण जोड़ देता था। ठीक है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, ये सारी इस सुदृढ़ प्रशासनिक नींव से साम्राज्य की स्थिरता प्रदान की, मतलब जब आपकी गवर्नेंस पॉलिसी अच्छी रहेगी तो आपका प्रशासन काफी अच्छा ही चलेगा। ठीक है, अगर आपका स्ट्रांग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस अच्छे से चल रहा है, तो आप अच्छे समय तक, मतलब काफी लंबे समय तक आप उस पर रूल कर सकते हैं। तो ऐसे ये प्रशासन चलता रहा। फिर एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट किसी हुई, जैन गुरु भद्रभाऊ से भेंट हुई। ठीक है, भद्रभाऊ से मतलब मुलाकात हुई, मतलब भेंट हुई। ठीक है, भेंट हुई। तो उसके बाद जो भद्रभाऊ थे वो जैन गुरु थे। तो जैन गुरु ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही मतलब उनसे शिक्षा प्राप्त करी। जैन गुरु ने जैन धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त हुई चंद्रगुप्त मौर्य की मोक्ष की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं। आप जो ये जीवन जी रहे हैं, मतलब आपने इतना सारा संघर्ष करा, संघर्ष करने के बाद अभी जीवन जी रहे हैं, ये बस कुछ क्षणिक मात्र है, मतलब कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद फिर आप, अगर आपके मनुष्य में जीवन हुआ है तो आप किसी पाप के भागीदार हैं। फिर आप फिर दोबारा से आप इस जन्म में जन्म लोगे तो फिर आप फिर पाप के भागीदार हो जाओगे। तो इसी प्रकार से जैन गुरु भद्रभाऊ ने उनको शिक्षा दी। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति, फिर उसने बोला कि अगर आप इन सब चीजों का त्याग कर देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं तो आपको दोबारा इस धरती पे जन्म लेना नहीं पड़ेगा, आपको किसी भी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा, जीवन मरण की मुक्ति से, मोह माया से आपको पूरी तरीके से आजादी मिल जाएगी।
जैन भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को बताते हैं। तो फिर इस सब चीजों से चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भद्रबाहु के साथ वो कर्नाटक के श्रमवेल गोला में आ जाते हैं और चंद्रगिरी की पहाड़ी, मतलब चंद्रगिरी की पहाड़ी है, चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। यहाँ पर वो अपना संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग करते हैं। ठीक है, प्राण का त्याग करते हैं। 50 वर्ष में अपना प्राण त्याग कर देते हैं ये संलेखना विधि से। ठीक है, मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। और उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य की अपने द्वारा ही उनका संलेखना विधि से प्राण त्याग देते हैं। फिर उसके बाद उनके उत्तराधिकारी में बिंदुसार आते हैं आगे के उसको मगध पे रूल करने के लिए। मगर जब ये चीजें एक बड़े साम्राज्य के, इतनी बड़ी साम्राज्य को इन लोग मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित करा है, जो इसकी सीमाएं अफगानिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान से लगते हैं, नॉर्थ में कर्नाटक तक लगती है। और लगने के बाद इतने बड़े साम्राज्य को जिसने चलाया, इतने सब बहुत अच्छी तरीके से चलाया, तो जब चाणक्य को इन सब चीजों का पता चलता है तो चाणक्य भी पता नहीं क्या, चाणक्य भी सोचते हैं कि मैंने इतने, मतलब हम कहते हैं ना, हम एक पौधा लगा रहे हैं, पौधा लगाने का हम उसको सींचते हैं, फिर बड़ा हो जाता है, फिर कोई आके उसको काट देता है तो बहुत दुख होता है। तो वही एक बीज को इतनी अच्छी तरीके से सींचा, मगर क्या हुआ, लास्ट में अंत में जाके एक किसी जैन गुरु के मतलब उससे इन्फ्लुएंस होके वो चंद्रगुप्त अपना प्राण त्याग देते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी कहानी है। देन उसके बाद बिंदुसार आते हैं। हर किसी का प्रोस्पेक्टिव पहलू अलग अलग होता है। ठीक है, जब बिंदुसार आएंगे तो बिंदुसार क्या कहते हैं, वो जैन धर्म को ना अपना के आजीविक संप्रदाय को अपनाते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बिंदुसार के बारे में बस थोड़ा सा है, फिर उसके बाद हम अशोक के बारे में स्टार्ट करें। अशोक के बारे में थोड़ा हमें ज्यादा पढ़ना है, बिंदुसार के बारे में बस 3-4 चीजें हैं, वही हमें पढ़नी है। तो चलो मैं बता ही देती हूँ बिंदुसार के बारे में। हाँ, बिंदुसार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मतलब बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं। जो बिंदुसार क्या होते हैं, एक योग्य शासक ही होते हैं, योग्य शासक, और साम्राज्य को संरक्षित भी रखते हैं। ठीक है, मतलब अपने फादर की तरह ही वो अपने साम्राज्य को संरक्षित रखते हैं और विस्तार भी करते हैं। मगर ये कौन सा संप्रदाय अपनाते हैं, आजीविक संप्रदाय को, ये एक धर्म है, इसको अपनाते हैं, जैन को अपना के आजीविक। तो इसका आजीविक संप्रदाय क्या होता है, इसमें आजीविक संप्रदाय का जो भी संस्थापक है उसका नाम है मखली गोशाल। इनके द्वारा ये वाला धर्म स्थापित किया गया। तो इसका मानना क्या था कि पृथ्वी की स्थिति या नीति, ठीक है, नीति निश्चित है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किस्मत हमारी पहले से लिखी हुई है, जो हमारी किस्मत में हमें वही मिलेगा, और चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ कर ले, हमें वो हासिल नहीं होगा, मतलब पहले से नियति निर्धारित है। ठीक है, इसका मतलब ये है। और बिंदुसार को अभित्र घात के भी नाम भी कहा जाता है। अभित्र घात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला बोला जाता है। ठीक है, और इसके मतलब बिंदुसार के शासन के दौरान ही तक्षशिला में ना, मतलब छुटपुट विद्रोह तो होते रहता है, मगर तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। तो विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे को सुशील को भेजा। ठीक है, तक्षशिला में तो बड़े बेटे सुशील को भेजा, तो वहां से वो विद्रोह वो दब गया था। तो उस समय अशोक फिर दूसरी बार जब होता है, मतलब फिर दोबारा से वहां पर विस्फोट होता है, मतलब विद्रोह होता है, फिर दूसरी बार जो जाता है तो दूसरी बार अशोक को भेजा जाता है। तो अशोक जब जाता है उसको अच्छे से टैकल कर लेता है। टैकल करने के बाद तो अशोक की जो योग्यता है होती है ना, वहीं पे उसकी दिखने लग जाती है। तो फिर उसके बाद अशोक और सुशील के बीच दोनों ही उत्तराधिकारी के लिए दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो बोला जाता है कि अशोक के द्वारा 99 भाई को हत्या करके उसको राजगद्दी अशोक ने अपने हासिल करी। अब हमें नहीं पता हिस्ट्री में क्या सच है क्या झूठ है, तो उसी के हिसाब से अशोक उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार के बाद। ठीक है, मगर बिंदुसार के दौरान सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत
राजदूत कौन था? डायमेकस। डायमेकस, ठीक है, आता है। तो डायमेकस आता है तो वो बिंदुसार उससे क्या करता है, उससे 3 चीजों का बोलता है कि मुझे 3 चीज चाहिए, मतलब सीरिया के राजा से बोलता है कि मुझे 3 चीज चाहिए। एक क्या चाहिए? दार्शनिक चाहिए, दार्शनिक। दूसरा क्या है? सूखा अंजीर। तीसरा क्या है? मीठी शराब। ये दोनों चीज तो उसको मिल जाती है बिंदुसार को, मगर दार्शनिक नहीं मिलता। वह दार्शनिक क्यों नहीं मिलता? तो एंटिओकस बोलता है कि हमारे यहाँ जो हमारे विद्वान है उनका व्यापार नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बाकी ये दोनों चीज उसको भारत भेज दी जाती है। तो बस बिंदुसार के लिए इतना ही है। बिंदुसार उसके बाद 273 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु हो जाए, फिर मृत्यु होने के बाद फिर दोनों के बीच में मतलब वो सुसीम और अशोक के बीच में गृह युद्ध होता है, ठीक है। उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध होता है, वो 4 वर्ष तक गृह युद्ध चलता है। 4 वर्ष तक के लिए गृह युद्ध चलता है उत्तराधिकारी के लिए, ठीक है। ये फिर 269 अशोक का राज्याभिषेक होता है। 269 में अशोक का राज्याभिषेक होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने 99 भाई की हत्या करके उसने ये उत्तराधिकारी प्राप्त किया है। तो कहते हैं ना कि अगम कुआं है, मतलब पाटलिपुत्र के पास जो एक अगम कुआं है, वहीं पे अपने 99 भाई की हत्या करके उसी में उसने डाल दिया था। अगम कुआं कहाँ पर है? पाटलिपुत्र के पास है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें कब मिलते हैं? जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर लगाते हैं, तो वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम अशोक के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसी पे मैं रोकती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।